हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम संवैधानिक विकास और भी कुछ टॉपिक देखेंगे। तो जितना जो है कंप्लीट हो सके उतना आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर ये जो है क्वेश्चन और आंसर रहेंगे। तो गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ पर किया था? तो अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1857 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय को। सर्वप्रथम अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी दरा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था? तो जन्म के आधार पर। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया किसके द्वारा? बी डी सावरकर के द्वारा। इनकी एक पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी थी? तो भारत शासन अधिनियम 1858 है। मतलब 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 का जो है भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य को सारी जो है सत्ता हस्तांतरित कर दी थी। सावरकर जुड़े हुए थे हिंदू महासभा से। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटिन था। कौन था? लॉर्ड लिटिन। किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजा कुरण काल कहा जाता है? तो लॉर्ड लिटिन का काल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल का पद सर्वप्रथम प्रथम प्रथम किया गया चार्टर 1833 के द्वारा। भारत का गवर्नर जनरल होगा, ये प्रावधान चार्टर 1833 के तहत किया गया था। वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो महात्मा गांधी ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचन प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था? तो जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले था। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्व तथा उसके अस्तित्व में आने के क्रम पंचशील सिद्धांत, भारत सोवियत मैत्री संघ, गुजराल सिद्धांत, लुक ईस्ट पॉलिसी। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वी डी सावरकर। आगे है कथन ए और आर। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के वे तरीके हैं जिनका बाल गंगाधर ने प्रयोग किया था। तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते थे। तो दोनों सही है, व्याख्या भी इनकी सही है। आगे देखते हैं क्रम में लगाना। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्या, फिर हट्टर समिति रिपोर्ट प्रस्तुति, फिर चौरा चौरी और स्वराज पार्टी की स्थापना। आगे है आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफा का रूपक एलेगरी ऑफ केप्स संबंधित है, प्लेटो से संबंधित है। केसरी मराठा सुधार तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। तो हरिजन नहीं है, तो आंसर केसरी और मराठा सुधारक भी नहीं है। आगे है निम्न घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो स्वराज पार्टी, नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। आगे संविधान सभा अनिवार्यता एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वो है सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था। ये कथन किसका है? ग्रीनविल ऑस्टिन का है। किसका? ग्रीनविल ऑस्टिन का है कि संविधान सभा अनिवार्यता एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके में भारत में औपनिवेशिक स्टेट्स दिए जाने की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। वह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीके एवं हिंसा में विश्वास करते थे। तीसरा है उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के दो साप्ताहिक पत्रों का प्रारंभ किया था। चांदी की वाणी वाला वक्ता किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है।
चांदी की वाणी वाला वक्ता गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है गांधी जी द्वारा अपना राजनीतिक गुरु माना गया गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे 1905 में। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। आगे देखते हैं बंगाल विभाजन के समय प्रारंभ किया गया था आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य था बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को क्या करना, रोकना। सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है, तो मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से पुकारा जाता है। आगे है बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में। 1911 में क्या है, रद्द कर दिया गया था। लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक तथा एमजी रानाडे में कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित है, तो लोकमान्य तिलक थे। पूना में इन्होंने स्टार्ट किया था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन। आगे है आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ था चंपारण में। कहां पर, चंपारण में। इस अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल था। 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ हुई थी 1909 मार्ले मिंटो सुधार में। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न पर आधारित है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया था, 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। आगे है मोतीलाल नेहरू का है नेहरू रिपोर्ट, के.एम. गांधी का है चंपारण आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस का है फॉरवर्ड ब्लॉक। खिलाफत आंदोलन का प्रथम उद्देश्य क्या था, तुर्की के खलीफा का समर्थन प्रदान करना। 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई जानी थी वो थी हंटर समिति। कौन थी, हंटर समिति थी। असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं क्या थी, नामित पदों से त्याग पत्र देना और विधायिका का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, सरकार के बकाया करों का भुगतान न करना। तो ये असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं थी। आगे है असहयोग आंदोलन के एजेंडा में सम्मिलित नहीं हुआ था, तो कानूनों की अवमानना। किसकी, कानूनों की अवमानना। आगे देखते हैं फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नांकित टिप्पणी किसने की थी, जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण। आगे स्वराज दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य काउंसिल में प्रवेश था। स्वराज दल का स्थापना का मुख्य उद्देश्य काउंसिलों में प्रवेश का मुद्दा था। गोखले, जी.बी. तिलक, डॉक्टर एम.आर. जयकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था, डॉक्टर एम.आर. जयकर। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1924 में। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। आगे देखते हैं गांधी जी द्वारा चलाया गया बारडोली आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो भूमि कर में अधिक वृद्धि के विरुद्ध था। नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में संस्तुति नहीं की गई थी, सिंध और मुस्लिम बहुल प्रांत होगा।
आगे संघीय शासन निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में से किसे नेहरू रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया था? तो मौलिक अधिकार को। आगे मौलिक अधिकारों को भारत संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। आगे है कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष निर्धारित किया था? तो वर्ष 1929 में किया गया था। आगे भारत को पूर्ण आजादी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार किया जाने की मांग थी जवाहरलाल नेहरू ने। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। आगे है नेहरू रिपोर्ट 1928 थी। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। सविनय अवज्ञा 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो गांधी और अंबेडकर जी के थे। ये 31 की ये कहानी है। आगे है गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन ने पेरिस यात्रा से की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत में एक प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतरण गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया वो कौन सा था? तो वो पेशावर जगह थी। आगे है 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया था एम के गांधी ने। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की मनसा वाचा कर्म से अहिंसा इन्होंने 3 प्रकार बताया अहिंसा के मनसा वाचा कर्म से। मन से नहीं होनी चाहिए, मतलब मन में हम सोच रहे हैं किसी के प्रति हिंसा करना, अपने जो बोल रहे हैं उससे भी नहीं होनी चाहिए और कर्मों से भी नहीं होने चाहिए। गांधी के स्वराज की अवधारणा थी स्वशासन। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी पथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। पथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता थी। डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो सभी में लिए थे। तीनों के तीनों 3 हुए थे गोलमेज सम्मेलन, जिसमें पहले में दूसरे तीसरे सभी में गए थे। आगे है गांधी इरविन समझौता हुआ था मार्च 1931 में। आगे देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया 1935 को भारत सरकार अधिनियम के तहत। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी तो 1936 में की थी। आगे है भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे जगजीवन राम। 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था हरिपुरा अधिवेशन में 1938। अब कालक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में था। साइमन कमीशन 1929 में 28 में था। गोलमेज सम्मेलन प्रथम 30 में था, द्वितीय 31 में और 32 में तृतीय था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। आगे देखते हैं किसने क्रिप्स प्रस्ताव का पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो गांधी जी ने कहा था। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था वो है क्रिप्स मिशन के द्वारा।
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए जुलाई 1946 में। आगे है वॉयसराय और घटनाएं। लिथगो ये क्रिप्स मिशन उस समय थे। वॉयसराय लिन लिथगो थे। वेवेल जो है शिमला पैक्ट, वेवेल जो है वो शिमला पैक्ट था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो 1919 अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन भारत पाकिस्तान विभाजन। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था अगस्त 1942 में। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था 1942 में और 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका थी अरुणा आसफ अली खां। अरुणा आसफ अली। आगे है किसने अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से ने नारा दिया था कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? तो कराची 1943। निम्न को कालानुसार में व्यवस्थित करना है। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ 7 अगस्त 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करना 1929। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टोफर क्रिप्स और अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इसका जो एक शॉर्ट ट्रिक है, पास पैट्रिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर और एस से स्टोफोर क्रिप्स। तो पास करके ऐसे तीनों का याद करते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य थे। अब भारत आया था 24 मार्च 1946 को। वो स्थान जहां नौसेना में 1946 भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था, तो वो है बंबई की नौसेना ने कर दिया था। कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन तथा गांधी इरविन समझौते में से किस एक ने संस्तुति किया था कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए? तो कैबिनेट मिशन था। कौन सा था? कैबिनेट मिशन। कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बंबई में उसका अधिवेशन हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी। भारत में प्रथम आंतरिक सरकार की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन यही थी, अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। सही सुमलित है पूना समझौता 26 सितंबर 1942। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त या 8 या 9 अगस्त। अच्छा, 9 अगस्त को तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगस्त प्रस्ताव एक अलग से था जिसमें डेट थी 8 अगस्त 1940। फिर वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 और वेवेल योजना 4 जून 1945। आगे देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम के एम मुंशी, जयप्रकाश नारायण तथा जेपी कृपलानी में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुई थी। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार के मुखिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो वो मेरे शरीर पर से होगी, तो महात्मा गांधी जी का ये ऐसा कथन था। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है? तो वह वयस्क मताधिकार पर नहीं थी। यह अप्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी। यह बहुदलीय निकाय थी तथा इसने कार्य कई समितियों के माध्यम से किया था। आगे है भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत? को कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना? तो मंत्रिमंडल या फिर कहें कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई थी। कौन सी योजना के प्रस्ताव तथा कैबिनेट मिशन प्लान था? भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
भारत का संविधान बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार किया गया था 1949 को। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि जो 26 जनवरी 1950 किस दिन लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय संविधान में किसने अधिनियम बनाए थे, तो संविधान सभा ने यह अधिनियम बनाए थे। वीटी कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी, वी.एन. राव और के.एम. मुंशी में कौन भारतीय सभा का सदस्य नहीं था, तो वी.एन. रॉय नहीं थे। वी.एन. रॉय नहीं थे। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी, तो 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 थी। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे वी.एन. राव। संविधान सभा का विधिक सलाहकार थे, तो वी.एन. रॉय। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के कानूनी सलाहकार थे वी.एन. राव। भारतीय संविधान का वास्तुकार मानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। संविधान सभा की सलाहकार समिति थे वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के अपने समापन भाषण में बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना था लचीलापन। डॉक्टर अम्बेडकर की त्रिमूर्ति में कौन-कौन से शामिल थे, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व। कथन 1 है और आर है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक नए विस्तृत संविधान की व्यवस्था की थी। ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जिसका लक्ष्य जो है भारत और ब्रिटिश के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था, को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था, तो 4 जुलाई 1947 को किया गया था। भारत का वायसराय था और 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के समय में। इस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया था, तो लॉर्ड मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। आगे भारत एक गणतंत्र राज्य बना, तो 1950 में भारत का संविधान निर्मित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए चलाया गया था, तो गोवा को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को भारतीय सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं समाजवादी अवधारणा के लिए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट, तो यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो हम अगले उसमें देखेंगे जिसमें रहेगा अनुच्छेद और भाग संविधान के। तो ये था संवैधानिक विकास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।